हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड का सितंबर मंथ का असाइनमेंट। आज हम देखेंगे फिजिक्स के असाइनमेंट को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और ये असाइनमेंट हम लोग हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके के बच्चों के लिए यहाँ पे हम सीखेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे बहुत आसानी से हर एक क्वेश्चन को समझते हुए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये हमारा जो असाइनमेंट है वो 20 मार्क्स का आपको पूछा गया है और टोटल इसमें 5 क्वेश्चन आपको गिवन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन यहाँ पे जो भी गिवन है, हम इनको एक एक 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आप देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ यूनिट न्यूटन पर कूलॉम। ओके, मतलब आपको ये बताना है कि जो न्यूटन पर कूलॉम है ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, जो फर्स्ट हमारा यहाँ पे पार्ट पूछा गया है, तो न्यूटन पर कूलॉम के बारे में हमसे पूछा जा रहा। तो आपको मालूम है कि जो न्यूटन हमारा जो यूनिट होता है वो फोर्स का यूनिट होता है, और जो कूलॉम हमारा यूनिट है वो हमारा चार्ज का यूनिट होता है। यानी कि फोर्स अपॉन चार्ज की यहाँ पे बात हो रही है। तो आपको मालूम है कि फोर्स अपॉन चार्ज ये जो हमारी क्वांटिटी होगी वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारे E का फॉर्मूला होता है कि E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी क्वांटिटी होगी। तो आपका आंसर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐड किया गया है कि ऑल्सो मेंशन दैट इट अ वेक्टर और अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब आपको अब ये बताना है कि हमारी जो क्वांटिटी है ये किस तरीके की है, यानी कि स्केलर है कि वेक्टर है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि एक सदिश राशि है ये। तो हमेशा इसके ऊपर एक एरो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, क्योंकि फोर्स पे डिपेंड करते हो। फोर्स भी हमारा कैसा क्वांटिटी होता है, ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि द फिजिकल क्वांटिटी इज न्यूटन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब आइए इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 यहाँ सॉल्व करेंगे। अब देखिए, पार्ट नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि राइट द डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन बतानी है, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ यूनिट फैरड। मतलब आपको ये बताना है कि फैरड जिस भी क्वांटिटी का यूनिट होता है उसका डेफिनेशन आपको पहले तो बताना होगा, और उसके बाद यहाँ पे इसके डायमेंशनल फॉर्मूले को भी हमको लिखना होगा। तो यानी कि आप सबसे पहले ये देखिए, फैरड हमारा जो है किस क्वांटिटी का हमारा यूनिट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये होता है कैपेसिटेंस का, यानी कि धारिता का। तो कैपेसिटेंस का हमारा यूनिट होता है फैरड। ओके, या फिर कूलॉम पर वोल्ट। अब यहाँ पे अगर हमको मालूम चल गया कि धारिता यानी कि कैपेसिटेंस का यूनिट है, तो आपको पता है कि इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। देखिए, एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो इस तरीके से हमको फॉर्मूला पता है कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। अब आइए देखते हैं हम डेफिनेशन यहाँ पे कैसे बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन बनाने के लिए आपको छोटा सा यहाँ पे काम ये करना होगा कि यहाँ पे अगर V की वैल्यू को हम वोल्ट यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारा जो भी यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो होगा C इज इक्वल टू Q। अब इसी से हम फॉर्मूला ये बनाएंगे कि द अमाउंट ऑफ चार्ज, ओके, द अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बाय 1 वोल्ट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, यानी कि आपको किसी भी कंडक्टर को इतना चार्ज दे देना है, इतना चार्ज प्रोवाइड कर देना है ताकि उसका जो भी पोटेंशियल है वो कितना राइज कर जाए, 1 वोल्ट हो जाए। तो जितना भी आपको उसके अंदर की कैपेसिटी होगी वो हमारी क्या होती है, कैपेसिटेंस। C से हम इसको डिनोट करते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। अब अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है, अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि C का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम उसके मेन फॉर्मूले से निकालते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो C का फॉर्मूला है वो होता है Q बाई V, यानी कि चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि Q अपॉन, देखिए V यानी कि पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज।
तो इस बार यहाँ पे Q को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा कि Q² अपॉन W। अब Q का मतलब है चार्ज, इसको हम ब्रेक करेंगे तो होगा I इंटू टी, यानी कि चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं कि I के बाद इसका स्क्वायर लगेगा और T का भी यहाँ पे स्क्वायर लगेगा क्योंकि Q के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे हम W से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए फाइनली अब आपको सभी के डायमेंशन पुट करनी है कि I का मतलब है करंट, और करंट का देखिए डायमेंशन A होता है तो यहाँ पे A स्क्वायर लगेगा। टाइम का डायमेंशन T होता है तो यहाँ पे T स्क्वायर यूज़ करेंगे, और जो वर्क होता है यहाँ पे इसका डायमेंशन आप जानते हैं कि ml स्क्वायर एंड T की पावर -2, और सभी डायमेंशन के बाद में आपको ब्रैकेट लगाना ज़रूरी रहता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे। अब इसको फाइनली आप लिख लीजिए कि m को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो देखिए m की पावर -1 हो जाएगी, l को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो l की पावर -2 हो जाएगा, t की पावर -2 को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो देखिए टोटल पावर हो जाएगी t की पावर 4, और a हमारा जो गिवन है इसकी पावर है 2। तो फाइनली हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि हमारा जो भी कैपेसिटेंस होगा उसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 एंड a की पावर 2। तो आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा कि हमको किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। तो ये 4 मार्क्स का पूछा गया था, आप आराम से इसको लिख सकते हैं अपने असाइनमेंट में। अब आइए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो दिख रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। ये एक हमारा कैपेसिटर का ही एक क्वेश्चन है। यहाँ पे स्पेशली बात देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब यहाँ पे जिस कैपेसिटर की बात हो रही है वो हमारा कौन सा है, पैरेलल प्लेट, यानी कि समांतर पट्ट संधारित्र है। तो आपको याद रखना है कि हमें इसी के फॉर्मूले ही चूज करने होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 2 कंडीशंस दी गई हैं। पहले आपसे कह रहा है कि जब एयर फिल होगी, ठीक है, जब प्लेटों के बीच में हमारी एयर फिल होगी तब कह रहा है कि उस कैपेसिटर का जो भी वैल्यू है कैपेसिटेंस वो है 10 माइक्रोफैरड। तो आप पहले तो एयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है उसको आप लिखेंगे, तो आपको पता है कि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वो आपको मालूम है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये देखिए बेसिक फॉर्मूला है, कब, फॉर एयर, जब हम एयर की बात करेंगे तब के लिए आपको पता है ये फॉर्मूला होता है। अगर कोई मीडियम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो आपको पता है कि K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्योंकि हमको एयर की बात हो रही है तो यहाँ पे देखिए C का आपको यहाँ पे देखिए वैल्यू गिवन है फर्स्ट कंडीशन में कि 10 माइक्रोफैरड आपको एयर जब होती है तो यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं 10 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि इफ द, यानी कि यहाँ से कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस टू हाफ, यानी कि जो भी डिस्टेंस आपकी पहली कंडीशन में थी अभी इससे जस्ट आधा कर देना, हाफ कर देना है। और देखिए क्या चेंजेस कह रहा है कि एंड द मीडियम बिटवीन प्लेट्स इज रिप्लेस्ड बाय ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब आपको यहाँ पे 2 चेंजेस करने हैं। पहले तो जो भी प्लेट की डिस्टेंस उसको हाफ कर दीजिए, और सेकंड चेंजेस ये है कि इस बार एयर ना होकर के किसी मीडियम को फिल किया गया है जिसका आपको डाई इलेक्ट्रिक देखिए कांस्टेंट दिया गया है K की वैल्यू 5। तो जब भी मीडियम देखिए फिल होता है तो आपको पता है कि यहाँ पे K से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कंडीशन नंबर 2, जो भी हमारी कंडीशन नंबर 2 दी गई है, कंडीशन नंबर 2, इसके हिसाब से हमको क्या करना होगा, इसके हिसाब से पहले तो आप लिख लीजिए फॉर्मूला कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन के साथ देखिए K आ जाएगा क्योंकि मीडियम आ गया, A यहाँ पे एरिया होता है प्लेट का और D होती है डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हुई तो यहाँ पे हम D डैश अभी यूज़ करेंगे, और D डैश है क्या, जो पहले देखिए डिस्टेंस थी उसका हाफ, यानी कि D/2 यहाँ पे रखना होगा आपको। ओके, कि हमारी डिस्टेंस चेंज की गई है तो हम D डैश यहाँ पे मान के चलेंगे, और जस्ट हमारी फर्स्ट वाले का हाफ हो गई है। तो जब यहाँ पे देखिए आपको K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन यहाँ पे रखेंगे D/2, तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे 2 आपको ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली आपको दिखेगा कि 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब देखिए सिर्फ वैल्यूज पुटअप कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब K की देखिए यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू आपको दिख रहा है कि 5 दी गई है, ये देखिए, ठीक है, K की वैल्यू हमको 5 गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे 5 से। अब इनटू देखिए, अब यहाँ पे देखिए बच रहा है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, यानी कि ये पूरा ग्रुप, और जबकि पूरा ग्रुप की आपको वैल्यू पता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कितना आपको गिवन है, देखिए 10 माइक्रोफैरड।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सीधे 10 माइक्रोफैरड, इसको मैं चेंज नहीं किया, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, माइक्रोफैरड में ही आएगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 इंटू 5 10 और 10 इंटू 10 कितना होता है 100। तो हमारा कहीं ना कहीं आंसर कितना आ गया, देखिए 100 माइक्रोफैरड। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिल कर देंगे, यानी कि परावैद्युत पट्टी रख देंगे, पूरा फिल कर देंगे और यहाँ पे हम डिस्टेंस हम हाफ कर देंगे, तो उस समय हमारा जो भी कैपेसिटेंस यानी धारिता होगी वो कितनी हो गई, देखिए 100 माइक्रोफैरड, मतलब पहले से बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। और कितना इंक्रीज हो गई, देखिए फर्स्ट टाइम थी 10, अभी हो गई 100, तो इसका मतलब इंक्रीज तो हो गई, कितना हो गई 10 टाइम्स इंक्रीज, ठीक है, यानी 10 गुना बढ़ चुकी है। पहले से हमारी जो भी धारिता है यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 2 एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी बहुत ही ध्यान से देखिए, इसमें आपसे बात हो रही है ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यानी कि Q, एक कोई भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है Q इज केप्ट नियर ए चार्ज्ड प्लेट, मतलब कि कोई एक चार्ज प्लेट आपको रखनी है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव, क्योंकि प्लेट के बारे में कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं बता रहा है ना, जबकि उसके पास हमको जो रखना है वो चार्ज के बारे में बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट चार्ज टू द प्लेट, यानी कि आपको विद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपसे पूछी जा रही है, वो भी कहाँ से, पॉइंट चार्ज से होते हुए प्लेट के पास। तो देखिए यहाँ पे पहले तो आप काम करते हैं कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो एक हमने यहाँ पे प्लेट ले लिया, अब प्लेट यहाँ पे देखिए आपको वर्टिकल रखी हुई है तो एक लाइन के रूप में दिख रहा है, लेकिन ये 2D है यानी कि अंदर तक पूरी प्लेट मान के चलते हैं। अब इसमें क्योंकि कोई चार्जेस के बारे में स्पेसिफाई नहीं बताया जा रहा है तो प्लस भी आप ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे माइनस चूज करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं माइनस यहाँ पे ले लेते हैं और इसके पास में कह रहा है आपसे कि कोई पॉइंट चार्ज है प्लस Q, तो यहाँ पे प्लस Q बना लेते हैं। अब आपको ये बताना है कि पॉइंट चार्ज से निकलते हुए या जो भी है पॉइंट चार्ज से होते हुए प्लेट में आपको लाइंस बनानी है। तो आपको यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट समझने हैं। पहली बात तो ये कि जो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है वो हमेशा आउटवर्ड होती हैं, ठीक है, जबकि नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, इनवर्ड होती हैं। तो ये आपको जब पहला कॉन्सेप्ट पता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई भी प्लेट होती है, प्लेट से होके जाने वाली आपकी जो लाइन होती है वो हमेशा क्या होती हैं, आपको नॉर्मल होती हैं। मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है इसके इस तरफ तो हमारी ये आउटवर्ड होंगी, लेकिन अगर प्लेट की तरफ बनाएंगे तो देखिए प्लेट की तरफ बनाने के लिए आपको ये हमको ऐसे लाइन ले जानी पड़ेगी, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना कि प्लेट पे जाने वाली हमेशा जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, वो हमेशा नॉर्मल होती हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे 2 प्लेट अगर आप ले लेते हैं और एक प्लेट में अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और जबकि दूसरी प्लेट में अगर यहाँ पे नेगेटिव हम चार्ज बना लेते तो आपको पता है कि इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव की तरफ। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों प्लेटों में हमारी जो लाइंस है वो कैसे देखिए नॉर्मल है, यानी कि 90 डिग्री बन रहा है सब में, ठीक है, नॉर्मल है। उसी तरीके से बाहर भी अगर सिंगल भी प्लेट होगी तो भी हमारी जो लाइंस आती हैं या जाएंगी वो हमेशा क्या होंगी, नॉर्मल होनी चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लेट में यानी कि चार्ज से होकर के प्लेट में जाने वाली रेखाएं क्या होंगी, हमेशा नॉर्मल होती हैं। देखिए फर्स्ट हमारा पार्ट आपको ये यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब आइए सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड कह रहा है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि ई की बात कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, एट द सरफेस ऑफ द प्लेट, यानी कि कोई भी अगर चार्ज प्लेट होती है तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको ये सीखना है कि कभी भी अगर कोई भी हमारी ये प्लेट होती है, अभी इन्फिनिटी भी हो सकती है या इसकी कोई एक लिमिट भी हो सकती है। तो मान लेते हैं ये हमारी कोई प्लेट है, इस पर चार्ज आपको देना है, प्लस भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसके सरफेस पे आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा। तो देखिए इसको हम जो सॉल्व करते हैं बेसिकली हम गॉस थ्योरम का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। अब उसके हिसाब से हमारा जो भी इसका एरिया है वो पूरा क्लोज्ड होना चाहिए। तो अगर हम इसके पूरे एरिया को क्लोज करेंगे तो उसके लिए हम एक छोटा सा स्मॉल एरिया पहले हम चूज़ करते हैं, और इसको क्लोज करने के लिए हमको दोनों तरफ से इसको बंद करना होगा, यानी कि राइट साइड से भी इसको हम क्लोज करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, इसी तरीके से लेफ्ट साइड से भी हम क्लोज करेंगे। तो ऐसा करने से आप देखेंगे कि इस वाले में एक सिलेंडर की ज्योमेट्री बनेगी और इसमें 3 एरियाज हो गए। एक ही हम लेते हैं, A1 हो जाएगा एरिया,
यहाँ पे A2 चूज़ कर लेते हैं, और ये जो आप सराउंडिंग वाला देख सकते हैं ये हमारा A3 एरिया होता है। और एरिया की डायरेक्शन आपको पता है कि हमेशा क्या होती है, नॉर्मल ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो इस तरफ एरिया की डायरेक्शन होगी A1 की, और इस तरफ एरिया A2 की डायरेक्शन होगी, जबकि यहाँ पे एरिया A3 के लिए या तो ऊपर डायरेक्शन मान लीजिए या नीचे मान लेते हैं, तो ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी थर्ड एरिया की। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होती है वो आपको पता है चार्ज से हमेशा आउटवर्ड होती है, तो प्लेट के इस तरफ भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लाइन, और इस तरफ भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर एरिया A1 की बात करेंगे तो दोनों जो लाइंस हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं, पैरेलल हैं, तो एंगल 0 बन रहा है। उसी तरीके से हम इस तरफ के एरिया की बात करेंगे तो एरिया भी जो डायरेक्शन में है वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यानी कि यहाँ पे भी 0 डिग्री बनेगा। जबकि हम थर्ड एरिया की बात करेंगे तो एरिया वर्टिकल है इसकी डायरेक्शन, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, हॉरिजॉन्टल, तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ओवरऑल हमें करना क्या होता है, इसको प्रूव करने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे फ्लक्स से स्टार्टिंग करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता है कि E वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है, ठीक है, या E वेक्टर डॉट DA वेक्टर ले सकते हैं, क्योंकि स्मॉल एरिया की हम बात यहाँ पे करेंगे अगर तो यहाँ पे देखिए क्योंकि 3 टाइप के एरिया हैं तो इसको आपको 3 पार्ट में ब्रेक करना होगा। तो इसको आप लिखेंगे EA1 cos θ1, ठीक है, तो एरिया A1 के टाइम पे एंगल 0 आपको दिख रहा है। उसी तरीके से ब्रेक करेंगे EA2 और cos, फिर से 0 यहाँ पे लिखेंगे, और थर्ड में हम लिखेंगे कि EA3 एंड cos 90 डिग्री, क्योंकि थर्ड एरिया 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो cos 90 की वैल्यू आपको मालूम है 0 होती है, तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा टर्म थर्ड वाला 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे कि फाइनली बचेगा EA1 फिर से प्लस EA2, और क्योंकि A1 की वैल्यू हमारी एरिया A2 के इक्वल है और इसको हम A यहाँ पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे A यहाँ पे भी हो जाएगा, A यहाँ पे भी, यानी कि कह सकते हैं टोटल दोनों ऐड होकर के हो जाएंगे 2EA। तो इस तरीके से हमको फ्लक्स यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि गॉस थ्योरम को हम यूज़ कर रहे हैं और क्योंकि सरफेस यहाँ पे क्लोज्ड करनी है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आपको पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू होता है Q/ε0, तो इज इक्वल टू 2EA रखेंगे, वेयर आपका Q जो होता है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं सिग्मा इंटू A से। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और A फॉर एरिया। तो फाइनली आप यहाँ देखेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं कि सिग्मा इंटू A अपॉन ε0 और इज इक्वल टू 2EA। तो एरिया से एरिया को भी कैंसिल आउट कर दीजिए, तो फाइनली जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सरफेस के, ठीक है, तो वो हमारी हो जाएगी कि सिग्मा अपॉन 2ε0। तो यही देखिए हमारा आंसर होता है। अब इसका यूनिट आप लिख सकते हैं कि न्यूटन पर कूलॉम, एक यूनिट भी लिख दीजिए इसका। तो ये देखिए फाइनली हमारा आंसर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी हमको निकालनी है सरफेस पे, वो कहीं ना कहीं आपको मिल गई कि E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं पे भी लेंथ या डिस्टेंस की वैल्यू नहीं यूज हो रही है, यानी कि कह सकते हैं सरफेस पे या सरफेस से कितना भी दूर आपको इधर उधर आपको सेम इंटेंसिटी मिलेगी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस, एक आपको कह रहा है कि QP इक्वल टू +2 माइक्रोकूलॉम, और सेकंड कह रहा है कि QQ इक्वल टू -2 माइक्रोकूलॉम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन एयर। मतलब एयर में 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो कि 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो देखिए हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जैसा कह रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ मान लेते हैं कि फर्स्ट चार्ज है यहाँ पे जो कि 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो चार्ज है QP है और यहाँ पे जो चार्ज हमारा है वो QQ है। तो एक हमको दिया कि प्लस का 2 माइक्रोकूलॉम और एक हमको दिया यहाँ पे माइनस के 2 माइक्रोकूलॉम। तो ये हमने यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ किया। अब देखिए क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, यानी कि दोनों चार्ज को जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो भी हमारी लाइन होती है उसके सेंटर में क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे कि जो भी देखिए हमने लाइन यहाँ ज्वाइन किया इसका सेंटर कहीं ना कहीं ये होगा। तो सेंटर का मतलब है कि ये फिर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी गैप या डिस्टेंस, और ये भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सबसे पहला पार्ट।
तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको क्या करना होता है कि यहाँ पे एज्यूम करके चलिए कि अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होता, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज मान लीजिए, आपको उसको लिखना नहीं है, एज्यूम करिए अगर पॉजिटिव चार्ज होता तब क्या होता, क्यूपी की वजह से देखिए, क्योंकि क्यूपी ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को क्या करता, रिपेल करता, मतलब इस पे इस तरफ क्या होती, एक फोर्स लगता, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्यू क्यू की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये माइनस चार्ज है क्योंकि माइनस का 2 माइक्रोकूलम, तो ये पॉजिटिव को क्या करता, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता, तो यहाँ पे भी हमारी डायरेक्शन उसी तरफ होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सेंटर पे, तो हम क्यूपी की वजह से निकालेंगे और क्यू क्यू की वजह से निकालेंगे, लेकिन दोनों की क्योंकि डायरेक्शन सेम है देखिए, तो हमें क्या करना है, ऐड कर देना, सिंपली ऐड कर देना है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यूपी, ठीक है, क्यूपी की वजह से हमको निकालना है पहले वाले की वजह से। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, क्योंकि एयर की बात हो रही है यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे Q कितना है, 2 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 माइक्रोकूलम और R का स्क्वायर, तो R कितना डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे स्क्वायर करके हमको दिखना है। अब क्योंकि देखिए ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपको पता है कि 9 × 10 की पावर यहाँ पे 9 हम लिखते हैं। अब यहाँ पे इंटू करेंगे, 2 देखिए माइक्रो से हम मीटर में चेंज करेंगे, यहाँ माइक्रो से कूलम में चेंज करेंगे, तो -6 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, 25, ओके। अब सेंटीमीटर से आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर में क्योंकि कितना होता है, 10⁻⁻2 मीटर, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। तो हमने सबको क्या किया, इसके स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज किया कि माइक्रो को हमने रिप्लेस किया कूलम में और सेंटीमीटर को हमने किस में रिप्लेस किया, मीटर में। अब इसको सॉल्व जब हम यहाँ पे करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा ऊपर हो जाएगा 18/25। अब पावर देख लेते हैं यहाँ पे कि जब 9 को 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 9 + 4 13, और 13 में से 6 गया तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि 7, तो ये 7 हमारा प्लस का रहेगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट की वजह से निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे ड्यू टू हम देख लेते हैं क्यू क्यू, तो इसकी वजह से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सेम यहाँ पे लिखेंगे, एयर है क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे अगेन हम चार्ज कितना देखिए 2 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे माइनस आपको नहीं लेना है क्योंकि माइनस हमारा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में केवल डायरेक्शन को शो करता है, और यहाँ पे हमने पता लगा लिया कि डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड है, आगे की तरफ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया है कि जो भी हमने यहाँ पे लिखा। अब चार्ज की वैल्यू कितनी देखिए, यहाँ पे भी है 2 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे हम 2 माइक्रोकूलम यहाँ लिख लेते हैं, और डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि हाँ हमारा हो जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि जो पहला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था क्यूपी की वजह से, वही हमारे किसकी वजह से आ रहा है, क्यू क्यू की वजह से। और फाइनली हमें क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है तो हमको ऐड करना होगा, तो सीधे आप लिख दीजिए कि टोटल हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो आपस में डबल हो जाएगी, यानी कि पहले E1 + E2 को हम ऐड करेंगे, तो क्योंकि देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो हमको सीधे डबल करके किसी एक का लिख देना है। तो हम यहाँ 2 करेंगे और हमने एक का तो निकाल ही चुका ऑलरेडी, तो यहाँ पे हो जाएगा कि इंटू में 18/25 × 10⁻7, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 36/25 × 10⁻7। अब इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आएगा कि 1.44 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। तो यही हमारा फाइनली आंसर होगा कि जो भी सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी 1.44 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम, ओके। तो इस तरीके से कि फर्स्ट पार्ट हमसे यहाँ पे पूछा गया था। और यहाँ पे आपको ध्यान ये भी रखना है कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन नहीं पूछी गई है, सिर्फ हमको पूछा गया कि वैल्यू की कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लिया है कि 1.44 × 10⁻7। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि यदि यहाँ पे इफ ए टेस्ट चार्ज QR = -1.2 × 10⁻⁹ कूलम is placed at center of PQ, write the value of force acting on test charge QR and its direction। मतलब अब क्या करना है, आपको सेंटर पे इस बार आपको एज्यूम नहीं करना, बल्कि चार्ज आपको कह रहा है कि रखा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है 1.2 × 10⁻⁹ कूलम है।
तो कह रहा है कि उस पर फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, कि द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो अब आप यहाँ पे ये देखिए पहले तो कि जो भी फोर्स होता है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो फोर्स इज इक्वल टू हमेशा होता है कि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पहले तो फोर्स की वैल्यू निकालिए, डायरेक्शन हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे चार्ज आपको कितना कह रहा है, देखिए चार्ज आपसे कह रहा है कि 1.2 इंटू 10 टू द पावर -9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1.2 इंटू 10 की पावर -9 यहाँ लिखेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 1.44 इंटू 10 की पावर 7। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1.44 इंटू 10 की पावर 7। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपको 1.2 लिखेंगे इंटू में 1.44। तो देखिए हमारा आंसर आएगा कि 1.728, ठीक है। पावर्स को सॉल्व करेंगे तो आएगा -2। तो ये हमारा फोर्स की वैल्यू आएगी न्यूटन में, ओके। तो एक तो हमको ये पता चल गया हाँ कितना फोर्स लगेगा सेंटर में। अब देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो देखिए। डायरेक्शन के लिए आपको मैंने बताया है ऑलरेडी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि हम डायरेक्शन निकाल चुके थे फर्स्ट पार्ट में कि फॉरवर्ड थी, ठीक है। ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और सेकंड में आपको कहा गया है कि यहाँ पे कैसा चार्ज रखा था कि नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है, यानी प्लस से निगेटिव की तरफ, ओके। तो अगर बीच में सेंटर में हमारा निगेटिव चार्ज रखा है तो हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड है तो फोर्स रिवर्स लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स है तो फोर्स आगे लगेगा। तो सीधे आपको लिख देना है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो भी हमारी डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत होगी। तो अपोजिट, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया। अब उसको अगर कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो माइनस लेके चलने का मतलब है कि यहाँ पे माइनस में भी आएगा, तो उसका मतलब ये है कि देखिए मैग्नीट्यूड तो हमारा इतना ही है, लेकिन माइनस आपको यहाँ पे ये शो करेगा कि हमारी जो भी डायरेक्शन है वो क्या है, वो आपको माइनस की वजह से क्या होगी, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर माइनस आपको लगा के चलना है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको क्या करना है कि सीधे लिख देना है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है आपसे, वहां पे आपको मेनली पूछा गया है, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मेंशन 2 डिफरेंसेस बिटवीन पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब एक तो आपको पॉइंट चार्ज को लेकर के चलना है पहली चीज, और दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब दोनों चीजें क्या होती हैं वो आप देख लेते हैं। देखिए कभी भी अगर कोई भी पॉइंट चार्ज की अगर बात हो रही है तो मान लेते हैं सपोज ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, तो आपको मालूम है कि पॉइंट चार्ज अगर Q है तो हर एक पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ तक उसका इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज मान करके चल रहे हैं, तो जब तक इसके रेंज के बाहर रहेगा तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर इसको आप इसके अंदर लेके आते हैं तो ये जो टेस्ट चार्ज इसके ऊपर क्या करेगा, ये एक फोर्स लगा देगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये आपको इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको टेस्ट चार्ज को और इसके अंदर हम लेकर के आते हैं तो कंफर्म हमें एक वर्क करना होगा, ठीक है। तो क्या होता है, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल इसका मतलब है कि हर एक चार्ज के पास जरूर होता है, ठीक है, क्योंकि जो भी पॉइंट चार्ज होते हैं उसके सराउंडिंग में जो भी उसका फील्ड होता है, तो जहां तक उसका फील्ड होगा उसके अंदर अगर कोई टेस्ट चार्ज आने की कोशिश करेगा तो उसको एक पोटेंशियल जरूर फील होगा। या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास टेस्ट चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो अगर हम इससे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं कि r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P है तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का कि 1/4πε0 Q/r। ये हमारे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है r डिस्टेंस पे। तो ये आपको पता चल गया कि पॉइंट चार्ज की वजह से हम क्या करते हैं, पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो ये सिंगल चार्ज की वजह से हमारा पोटेंशियल होता है। जबकि अगर डाइपोल की बात करेंगे, देखिए डाइपोल क्या चीज़ होता है, डाइपोल में आपको मालूम है कि 2 इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे चार्ज लिए जाते हैं और इसके बीच का जो गैप होता है वो होता है 2L होता है। तो यहाँ पे जब भी हम पोटेंशियल निकालते हैं पूरे के पूरे एक ग्रुप का निकालते हैं, ओके। यहाँ पे
पूरा हमारा पेयर होता है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया कि जो हमारा पॉइंट चार्ज होगा उस पर हम पोटेंशियल ड्यू टू द सिंगल चार्ज की वजह से निकालते हैं, जबकि हमारा डाइपोल का होता है पोटेंशियल ड्यू टू एक कॉम्बिनेशन की वजह से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट यहाँ पे डिफरेंस दोनों लिख सकते हैं कि ड्यू टू सिंगल चार्ज, यहाँ पे सिंगल चार्ज की वजह से हमको मिलता है पोटेंशियल, और यहाँ पे डाइपोल में लिखेंगे कि ड्यू टू द कॉम्बिनेशन की वजह से हमको मिलता है यहाँ पे डिफरेंस। अब आइए सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सेकंड में फॉर्मूलेशन निकाल लेते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज की बात अगर हम करेंगे तो आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो आप देख सकते हैं कि V इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये एयर के लिए फॉर्मूला है, अदरवाइज यहाँ पे K से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग। और अगर हम यहाँ पे डाइपोल की बात करेंगे तो देखिए डाइपोल के लिए पोटेंशियल का हमारा जो भी होता है फॉर्मूला वो एक कॉमन फॉर्मूला लेके चल सकते हैं हम लोग, क्योंकि आपको डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे भी निकालना पड़ सकता है, उसके बाद इक्वेटोरियल पे भी निकालना पड़ सकता है और किसी भी पॉइंट पे निकालना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको सीधे लिख देना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय R स्क्वायर। तो ये देखिए दो डिफरेंस आपको हो गए हैं, ओके, कि पॉइंट चार्ज की वजह से सिंगल चार्ज की वजह से हमको मिलता है पोटेंशियल, जबकि डाइपोल में हमको पेयर या कॉम्बिनेशन की वजह से मिलता है। और सेकंड डिफरेंस है दोनों के फॉर्मूले कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला देख लिया पॉइंट चार्ज की वजह से और यहाँ पे देख लिया है कि डाइपोल की वजह से। तो देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐड किया गया है, इसमें कह रहा है कि also derive an expression for electric potential at a point on the extended axis of an electric dipole। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो एक्सटेंडेड एक्सिस होती है यानी कि हम बढ़ाते हैं आगे तक, उस पर क्या निकालना आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। देखिए ठीक है, यानी कि आप हिंदी में देख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या करना, बढ़ाए गए अक्ष पर जो उसकी एक्सिस होती है उसको हम बढ़ाते हैं आगे तक, तो उसके किसी भी पॉइंट पे हमको निकालना है पोटेंशियल। तो इसके लिए देखिए कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम यहाँ पे पहले तो बना लेते हैं एक डाइपोल, तो यहाँ पे -q से लेकर के हम +q लेकर के चलते हैं और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2l ऑलवेज हम ले देते हैं। और अगर इसकी एक्सटेंडेड एक्सिस बोल रहा है तो इसको हम और यहाँ पे इंक्रीज करेंगे और इस कहीं पे भी हम यहाँ पे पोटेंशियल हमको निकालना है, सपोज पॉइंट P पर। तो ये जो पॉइंट P है इसका जो डिस्टेंस है वो हम सेंटर से लेते हैं किसी भी डाइपोल के, तो इसको हम R यहाँ पे चूज कर लेते हैं अगर। तो अब ये आप देखिए क्या कि जो भी हमारा पॉइंट है वो फर्स्ट वाले चार्ज से कितना डिस्टेंस पे, तो देखिए यहाँ से लेकर के आपको टोटल लेंथ लेनी है, तो R तो ऑलरेडी ये है और इसका ये हाफ कितना हो जाएगा L। तो आप देख सकते हैं कि -q से पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी वो है R + L, जबकि अगर हम +q से देखेंगे तो ये कितना है R - L हो जाएगी डिस्टेंस। और हम एक एक करके निकालते हैं और फिर हमको दोनों को ऐड करना होगा, क्योंकि हमारी जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम जितनी भी वैल्यूज आती हैं उनको सीधे या डायरेक्ट हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही करते हैं कि जो भी हमको नेट पोटेंशियल मिलेगा हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, V1 + V2 कर लेंगे। तो V1 हमारा जो होता है वो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा चार्ज है वो -q है, तो यहाँ पे -q रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हमने क्यों चूज़ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस चूज़ नहीं किया था क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी थी, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर में हमको विद साइन यहाँ पे रखना होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा -q। अब देखिए डिस्टेंस का स्क्वायर करिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है R + L। तो यहाँ पे R + L का यहाँ पे हम स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ओनली R + L कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद हम जो V2 निकालते हैं तो देखिए V2 का मतलब है कि इस पॉइंट Q से P तक का जो भी पोटेंशियल होगा, तो इसको हम लिखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे +q है तो +q यहाँ लिखेंगे और डिस्टेंस क्या होगी R - L। अब दोनों में जो कॉमन है वो देख लीजिए, q को हम कॉमन कर लेते हैं अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा देखिए -1 अपॉन R + L और यहाँ पे बचेगा +1 अपॉन R - L। तो इस बार आप चाहें तो प्लस वाले टर्म को आगे कर लीजिए, माइनस वाले को पीछे कर लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R - L, और यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस के साथ में 1/R + L। अब इसको हम केवल सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे हमको फाइनली देखिए मिलेगा कि V =
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो एलसीएम हम यहाँ लेंगे तो आप एलसीएम देख सकते हैं कि दोनों नीचे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो r माइनस एल एंड r प्लस एल। तो इस तरीके से क्रॉस में ऊपर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि r प्लस एल, जबकि माइनस के बाद हमको मिलेगा कि r माइनस एल। अब इसको हम फाइनली और सॉल्व करके देखते हैं कि q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कि r प्लस एल माइनस आर एंड फिर से प्लस एल, और जबकि नीचे a माइनस बी एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा तो ये हो जाएगा कि r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए r से r को कैंसिल हम कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा कि q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l प्लस एल का मतलब है कि 2l, और यहाँ पे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आप ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारा एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल का। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आप ये कर सकते हैं कि देखिए r जो वैल्यू है वो सेंटर से लेकर के p तक की है, और जबकि l क्या चीज़ है, ये डायपोल के हाफ डिस्टेंस है, तो जो कि बहुत ही कम होती है। तो एक कंपेरिजन कर सकते हैं कि r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर q का देखिए मल्टीप्लाई 2l से हो रहा है तो ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो P इजकल टू हम Q इंटू 12 रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा जो बनेगा वो आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे Q इंटू 12 की वैल्यू हम यहाँ पे P लिख सकते हैं क्योंकि डायपोल मोमेंट होता है, अपॉन L को L स्क्वायर को यहाँ पे हम रिमूव कर देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा देखिए R स्क्वायर, क्योंकि R की वैल्यू काफ़ी बड़ी है L के कंपेरिजन में। तो इस तरीके से हमने फाइनली यहाँ पे फाइंड कर लिया कि पोटेंशियल हमारा कितना होगा, और ये पोटेंशियल हमारा किस में आएगा, ये हमारा वोल्ट में होता है। ओके, तो इस तरीके से देखिए हमने जो भी क्वेश्चन में रिमेनिंग पार्ट हमसे पूछा गया था हमने उसको भी फाइंड कर लिया कि किस तरीके से हमें पोटेंशियल मिल गया। तो ये हमारा था कंप्लीट सितंबर मंथ का असाइनमेंट, जिसको मैंने एक एक क्वेश्चन सभी बच्चों को बहुत ही एक्सप्लेन करते हुए सिखाया है ताकि आप असाइनमेंट तो कंप्लीट कर ही लें, इसके अलावा आपको क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, पकड़ आपकी अच्छी से हो जाए, ताकि वो टॉपिक आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। तो आप हर मंथ में जो भी हमारे असाइनमेंट आते रहेंगे सीजी बोर्ड की तरफ से, मैं आपको सॉल्व करा करके समझाते हुए आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन मेरे को ज़रूर ऑन करिएगा क्योंकि आपको हर मंथ के यहाँ पे असाइनमेंट मिलते रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।